Dear students, today we are going to completely analyze the chemistry portion of the recently held JEE Mains Examination 2026. So let us begin. First question. A student is given one compound among the following compounds that gives positive test with Tollens reagent. तो चार कंपाउंड्स ऊपर दिए गए हैं आपको और इन चार में से आपको बताना है कि कौन सा पॉजिटिव टेस्ट दिखाएगा टुवर्ड्स द टॉलिनस reagent, यानी कौन टॉलिनस reagent से रिएक्ट करेगा। तो पहले टॉलिनस reagent के बारे में अगर हम बात करेंगे, टॉलिनस reagent क्या होता है? ये होता है डाईएमाइन सिल्वर फर्स्ट, इसी को हम टॉलिनस reagent कहते हैं। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये जो है इट इज़ गेटिंग इट ऑक्सीडाइजेज अल्डिहाइड्स। ये अल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइजेज अल्डिहाइड्स to carboxylic acids. So it is getting reduced then to metallic silver. तो ये एक टेस्ट है जिसके ज़रिए से हम जान सकते हैं कि क्या जो हमारा कंपाउंड है क्या वो अल्डाइड है कि नहीं है। सो दिस कीटोन्स आर नॉट शोइंग दिस टॉलिनस reagent टेस्ट, टॉलिनस टेस्ट, दे आर नॉट शोइंग दिस टॉलिनस टेस्ट। सो अब इनमें से अगर हम देखेंगे कि कौन सा यहाँ पे अल्डिहाइड हमारा है, तो चारों में अगर हम देखेंगे कहीं पर भी आपको CHO ग्रुप नहीं नज़र आएगा। लेकिन एक चीज़ डिटेक्ट करने के लिए वो ये है कि अल्डिहाइड्स जो है ये अल्कोहल्स के साथ मिलते हैं, और जब ये अल्कोहल्स के साथ मिलते हैं इन एन इक्विलिब्रेटेड मैनर, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो क्या होता है यहाँ पे, दे विल फॉर्म हेमिएस्टल्स, ये हेमिएस्टल बनाते हैं। ये हेमिएस्टल जो है ये रिवर्सिबल होता है, यानी इट इज़ बैक गेटिंग कन्वर्टेड टू अल्डिहाइड अगेन, एंड अल्डिहाइड्स आर गेटिंग बैक कन्वर्टेड इनटू हेमिएस्टल्स। तो हेमिएस्टल्स में जो ये फॉर्माइल ग्रुप होता है, जो अल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसके साथ OH ग्रुप अटैच होता है एक साइड से, और दूसरी साइड से OR ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप अटैच होता है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे OH ग्रुप है, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा OH ग्रुप। तो यहाँ पे जो ये OH ग्रुप है इट इज़ अटैच्ड टू, ये जो पोर्शन है ये अल्कोक्सी पोर्शन हम कह सकते हैं, ये OH ग्रुप है। तो इसका मतलब है दिस इज़ अ हेमिएस्टल, एंड दिस हेमिएस्टल कैन बी कन्वर्टेड बैक to an aldehyde, that can be converted back to an aldehyde. So that means this is an option. So अगर मैं इसका दिखाऊंगा यहाँ पे, this is O, OH, okay. So ये जो है अगर ये यहाँ पे जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरफ, तो ये आएगा, what will be the formation यहाँ पे, so this is an aldehyde group, this is an OH group, again it will attack back and form again this. So this is a hemiacetal, so this is a hemiacetal of this aldehyde. So that means this is a hemiacetal, and this can be converted back to an aldehyde. So since it is an hemiacetal, so hemiacetals do also show tolerance test. So that means which gives the positive test to this tolerance reagent, it will be part C is the answer. Okay, let us move to the second question. X and Y are the number of the electrons involved during the oxidation of I negative to iodine and S2 negative to sulfur by acidified K2Cr2O7. The value of X plus Y is, आपको बताना है, आपको पता है कि this K2Cr2O7 it is a strong oxidizing agent. It oxidizes iodide ion to iodine and sulfide ion to sulfur. आपको बताना है कि sum total of इलेक्ट्रॉन्स कितने आयोडाइड आयन्स को लगेंगे तो आयोडीन एंड सल्फाइड आयन्स को लगेंगे तो सल्फर, तो वो सम टोटल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। आपको पता है जब भी हम K2Cr2O7 लेंगे, तो अगर हम आयनिक रिएक्शन लेंगे हम लिखेंगे Cr2O7 2 नेगेटिव, दिस गेटिंग कन्वर्टेड टू क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव, ठीक है ना, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे वो है +6, यहाँ पे आपको पता ही है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्लियर। तो साथ साथ अगर हम देखेंगे यहाँ पे आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस Cr3+, क्योंकि यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +3 है, इसका मतलब है यहाँ पे
how many electrons will be there, will be gained by this oxidizing agent? It will be 6 electrons. Why 6 electrons? Because there are 2 chromium ions, so it will be twice Cr3 positive. So again now अगर हम देखेंगे यहाँ पे 7 ऑक्सीजन एटम्स है. सो हाउ many H positive ions will be required to form water? 7 times water, it will be 14 H positive ions. So there will be the formation of water. So this is the reaction. So यहाँ पे ये 7 times आएगा. तो ओवरऑल अगर हम नेट चार्जिंग है यहाँ पे 6 पॉजिटिव है, और यहाँ से भी अगर देखेंगे 14 पॉजिटिव माइनस 8 नेगेटिव विल बी 6 positive. So this is the reaction. Now how many electrons this oxidizing agent gains? It gains 6 electrons. So now we are having iodine getting iodide ion getting converted to iodine, so it would be twice. So how many electrons it will lose? It will lose twice, but it is giving us it is gaining 6 electrons, so it is losing 2 electrons, so it would be multiplied by 3, so that it would be 6 electrons losing and 6 electrons gained by this oxidizing agent. So total number of electrons अगर हम यहाँ पे देखेंगे वो कितने हैं? 6 electrons, 2 3 6. इसी तरह अगर हम सल्फाइड आयन को देखेंगे, ये सल्फाइड आयन सल्फर देगा और 2 electrons देगा, लेकिन यहाँ से ये गेन कर रहा है 6, so it would be multiplied by 3, so 3 2 6. Again the total number of electrons will be 6 electrons. So sum total, so it would be x electrons, it would be y electrons, so total of x plus y electrons will be 6 plus 6, it would be 12 electrons. Okay, so this is the second question. Okay, let us go for the third question. So ये तीसरा क्वेश्चन जो है, 2 solutes A and B of 0.3 gram and 0.9 gram respectively. Okay, now let us solve question number 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है कि हमारे पास एक सोल्यूशन है 100 ml का, जिसमें हमने सोल्यूट A और सोल्यूट B डिज़ोल्व किया है. These solutes neither undergo association nor dissociation, so means they are completely non-electrolytes. तो यहाँ पे जो वेट ऑफ मास ऑफ सोल्यूट A दिया गया है वो है 0.3 ग्राम्स. तो इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है 30 ग्राम्स. इसका मतलब है अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे वो हो गया 0.3 डिवाइडेड बाई 30, सो इट वुड बी 0.01 मोल्स. इसी तरह अगर मैं NB देखूँगा, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द बे वो है 0.9 ग्राम्स. इसका मोलर मास दिया गया है 90 ग्राम्स. तो अगर मैं ये तो है मास, क्लियर. तो अगर मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा NB, तो वो आएगा 0.9 डिवाइडेड बाई 90, सो दैट वुड बी अगेन 0.01. नाउ इसको हम अप्रोच कैसे करेंगे? हमें पता है ऑस्मोटिक प्रेशर हमें डिटरमाइन करना है. इस ये जो है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है 300 केल्विन हमें बताना है. तो हमें पता है ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो बराबर होता है CRT. C इज़ द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. क्योंकि यहाँ पे एक ही सोल्यूट नहीं है, यहाँ पे 2 सोल्यूट्स है, 2 नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है A and B डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर. सो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 ml. सो नाउ अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे पाई इज इक्वलेंट C इज द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. तो हम लिख सकते हैं ना Na प्लस NB डिवाइडेड बाई दिस वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ओके, इन लीटर्स इनटू R. हमें क्योंकि यहाँ पे R का वैल्यू हम क्या लेंगे, क्योंकि हमें ऑस्मोटिक प्रेशर लेना है इन एटमॉस्फेयर्स, तो इसलिए R का वैल्यू होगा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर इज 300 केल्विन. सो Na इज 0.01 प्लस NB इज आल्सो 0.01 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज 100 ml. सो 100 ml मीन्स 100 ml का मतलब ही है कि वो हम लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, वो बन जाएगा 0.1 लीटर. तो ये आएगा 0.1 इंटू R, इट इज़ 0. अगेन अगर हम ये 2 0 काटेंगे तो ये पॉइंट जो है शिफ्ट होगा यहाँ पे, ये बन जाएगा 8.21 इंटू 3. तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 3 1 3 3 2 6 3 8 24. तो 0 आएगा 2 के बाद यहाँ पे, तो ये आएगा 24.63. ओके, तो दिस वुड बी इक्वल टू 0.02 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 24.63, विच इम्प्लाइज दैट ये कितना आएगा हमारा 0.2 इंटू 24.63. तो ये आएगा 2 3 कितना आएगा 2 3 6, 2 6 इज 12, 2 4 is 8 9, 2 2 is 1, 2 and 3, it will be 4.9. so 4.926 atmospheres इसका आंसर आएगा. Okay, now let us analyze this question number 5.
तो दो स्टेटमेंट्स हमारे दिए गए हैं यहाँ पे, CCl बॉन्ड स्ट्रॉन्गर इन विनाइल क्लोराइड दैन इन इथाइल क्लोराइड। क्या ये ट्रू है? ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों ये ट्रू स्टेटमेंट है? ये बता रहा है कि CCl बॉन्ड जो यहाँ पे है ये स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है, कंपेयर टू CCl बॉन्ड इन हेयर। वाई इट इज़ सो मैं यहाँ पे बताऊँगा। अगर हम देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, आपको पता है कि बिकॉज ऑफ द मीजोमेरिक इफेक्ट ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जाएगा, तो इट वुड बी CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl, पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इफ़ यू सी हियर इट वुड बी हैविंग ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो जब ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो इसका मतलब है ये बॉन्ड जो होगा शॉर्टर होगा और स्ट्रांगर होगा। वाइल एज इन केस ऑफ अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इथाइल क्लोराइड पे, तो ये इथाइल क्लोराइड जो है यहाँ पे कोई मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है, खाली सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड जो है वेकर बॉन्ड होगा कंपेयर टू दैट ऑफ ए डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जो है स्ट्रांगर होता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब दूसरा स्टेटमेंट, द गिवन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। अगर आप देखोगे क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है? हाँ, कैसे हम पहचानेंगे कि क्योंकि बीच का जो कार्बन है वो 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स के साथ अटैच हुआ है। तो जब हम इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे ये हमें सोल्यूशन देता है विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजर लाइट। सीधी ही बात है, जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो जब हम हाइड्रोलिसिस की करेंगे वाटर से करेंगे या सिंपली हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो क्या होगा? ये Cl निकलेगा, इस Cl की जगह OH आएगा। तो जब OH आएगा तो क्या वो कायरल मॉलिक्यूल होगा? क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा? अगेन इस Cl की जगह OH होगा, तो ये कार्बन जो है अगेन 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स के साथ अटैच होगा। जब 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स के साथ अटैच होगा तो इसका मतलब ये कायरल होगा। तो इसका मतलब जब ये कायरल होगा तो ये प्लेन ऑफ पोलराइजर लाइट को रोटेट करेगा। इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड इज आल्सो करेक्ट। तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर हम देखेंगे बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। तो आंसर इज बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज आर करेक्ट। सो दिस इज द आंसर। ओके, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, speeds of the electron to orbit is this, then the ratio of the energy for these electrons is। तो यहाँ पे स्पीड्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आपको दिया गया है, आपको दिया गया है V1/V2 जो है आपका 3/2 रेशो में है। तो आपको एनर्जी जो है, एनर्जी E1/E2 जो है वो बताना है, ये फाइंड आउट करना है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे, कैसे इसको आप सॉल्व करोगे? अगर आप देखोगे इस मेरे पास इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन अगर आपको कोरिलेशंस, अगर आपको एक्सप्रेशन इसके याद है तो देन यू कैन वेरी इजीली डू इट। फॉर एग्जांपल अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी होता है बराबर 2πk/z² डिवाइडेड बाय NH। इसी तरह अगर हम एनर्जी की बात करेंगे वो होता है -2π² mk²z² E4 डिवाइडेड बाय n²h²। ठीक है, देखो मैं इसको रिलेशन भी डिराइव कराऊंगा, मैं इसको एक रिलेशन भी डिराइव कर सकता हूँ या मैं सीधे भी इसका आंसर बता सकता हूँ। पहले मैं थोड़ा बहुत रिलेशन के बारे में बताऊंगा कैसे हम इसको रिलेशन में लाएंगे, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे 2πk/z² डिवाइडेड बाय NH, अगर मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करूँगा, इसको भी मल्टीप्लाइड बाय 2 करूँगा, तो मुझे क्या निकलेगा? मुझे ये बन जाएगा -4π² mk²z² E4 डिवाइडेड बाय n²h² डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो अगर आप देखोगे ना, ये जो फैक्टर है ये यहाँ पे आपको नज़र आएगा। दिस इज एक्चुअली वेलोसिटी का स्क्वायर। ओके, तो मैं इसको लिख सकता ना एनर्जी फिर 1 - 1/2, एक तो आ गया m, और ये बाकी जो पोर्शन है ये खाली वेलोसिटी है, तो ये v² बन गया। ओके, तो इसका मतलब है जो हमारी ये एनर्जी है ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v² को। तो आपका E1/E2 क्या आएगा? फिर यहाँ पे V1/V2 आ गया 3/2, तो E1/E2 आएगा V1/V2 का स्क्वायर। सो दैट वुड बी इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर एंड दैट वुड बी इक्वल टू 9/4। तो 9/4 इसका ऑप्शन आएगा। तो एक तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे अप्रोच कर सकते हो उस क्वेश्चन को, या तो एक दूसरे मेथड से भी आप देख सकते हो। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n, यहाँ पे जो है एनर्जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है n²। अगर मैं V1/V2 लिखूँगा, ठीक है ना, तो ये मैं लिख सकता हूँ ना, देन इट इज़ वुड बी n2/n1, ठीक है ना। सो वो किसके बराबर होगी? एंड यहाँ से एनर्जी जो है E1/E2, ठीक है,
यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, यहाँ पे अगर आप देखोगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ ना फिर n2/n1 का होल स्क्वायर। यहाँ v1/v2 जो है किसके बराबर आता है, 3/2। तो इसका मतलब है जो ये v1/v2 3/2 के बराबर है, इसका मतलब है n2/n1 कितना आएगा, 3/2। तो n2/n1 के बाद जगह मैं लिखूँगा 3/2 का स्क्वायर, तो यही आ गया 9/4। सो 9:4 आपका रेशो आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे अगर हम जाएंगे, ये जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस में है। अगर हम वेनेडियम पेंटॉक्साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे वेनेडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +5। ओके, तो वेनेडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +5। तो ये एक, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन इसकी देखेंगे, वो आएगा D3 3D3 4s2। तो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो ये D0 कॉन्फ़िगरेशन में आता है। जब D0 कॉन्फ़िगरेशन मीन्स नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम टाइटेनियम की बात करेंगे, यहाँ पे टाइटेनियम ट्राई पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ये D1 कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह अगर हम कोबाल्ट की यहाँ पे जो हम बताएंगे, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे फोकस करेंगे इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो यहाँ पे जो कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 2+। ओके, तो इसका मतलब है ये D7 कॉन्फ़िगरेशन है। तो D7 कॉन्फ़िगरेशन अगर हम यहाँ पे देखेंगे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसमें आएंगे, तो दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 and 7। सो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट, सो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट। सो हमें बताना है कौन सा कंपाउंड जिसमें 3 अनपेयर्ड, तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर हम यहाँ पे देखेंगे आयरन जो है, ये आयरन ट्राई पॉजिटिव है, D6 कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्योंकि CN है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये पेयर अप हो जाएंगे, यहाँ पे जो पेयर अप हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसका मतलब है इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यहाँ पे तीनों के तीनों हो गए, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन जो है वीक फील्ड लिगेंड है, और ऊपर से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जो है वो शो करती है कि ये इसी के साथ मैच हो रहा है। एंड दिस वुड बी द आंसर। नाउ लेट अस गो फॉर दिस अनदर क्वेश्चन। डायज़ोनियम साल्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया है, ये अमाइंस के यूनिट में है ये डायज़ोनियम साल्ट्स। अगर हम देखेंगे यहाँ पे बताया गया है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है यहाँ पे इन डायज़ोनियम साल्ट्स का। तो अगर हम देखेंगे स्टेबिलिटी, यहाँ पे अगर हम फोकस करेंगे, मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा आपको। सी, अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है पैरा ग्रुप पे है मिथॉक्सी ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CN है, और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है। तो अगर आप देखोगे ये कौन, इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन सा ज़्यादा डिस्टेबल होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा ना डायज़ोनियम साल्ट की, डायज़ोनियम साल्ट्स में N2 पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ से कोई ग्रुप हम अटैच कर रहे हैं इसके साथ। तो स्टेबलाइज कौन करेगा, जो यहाँ पे हम ग्रुप अटैच करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज करेगा टूवर्ड्स दिस बेंजीन रिंग, टूवर्ड्स द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। So what will happen, it will increase the electron density here, and that will decrease the positive charge on here, and that will increase the stability of the diazonium salt. So means that जो electron releasing groups है, electron releasing groups जो है वो electron को release करेंगे, वो यहाँ पे positive charge को disperse करेंगे on the nitrogen atom, जिसकी वजह से इसकी stability बढ़ जाएगी। और जो electron विड्रॉइंग ग्रुप से जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से खींचेंगे, तो वो क्या करेगा, वो और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट करेगा और ज़्यादा उसको डिस्टेबलाइज करेंगे। अगर हम मिथॉक्सी ग्रुप की बात करेंगे यहाँ पे, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को पंप करता है टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, सो दैट विल डिस्पर्स द पॉजिटिव चार्ज ऑन द नाइट्रोजन इन दिस डायज़ोनियम साल्ट एंड इंक्रीज इट स्टेबिलिटी। सो इट वुड बी ऑफ द हाईएस्ट स्टेबिलिटी। कौन सा, इथॉक्सी। सो D ऑप्शन। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे D जो है सबसे ज़्यादा, यहाँ पे ऑप्शन सबसे ज़्यादा जो दिखाया गया है यहाँ पे, वो है यहाँ पे दिखाया गया है कि D ऑप्शन जो है वो यहाँ पे है, D विल बी हैविंग हाईएस्ट स्टेबिलिटी। सो अगर आप बाकी सारे ऑप्शंस को देखोगे, ऑटोमेटिकली वो बाकी जो ऑप्शंस है वो रिसीड हो गई, सॉरी बाकी ऑप्शंस अगर आप देखोगे ऑटोमेटिकली जो है बाकी ऑप्शंस जो है ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी रिसीड हो गया, और ये आपका आंसर आ गया। अब फिर भी अगर आप चाहते हो इसका एनालाइज करना, तो क्या ये सही में यही आंसर है, तो आप सेकंड पे जाओगे। अगर आप देखोगे यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है,
ओके। तो नाइट्रो ग्रुप इज़ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे जो है CN ग्रुप है, तो यहाँ पे ये जो CN ग्रुप है इट इज़ आल्सो एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, इंटेंसिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल बी ऑन नाइट्रोजन एंड दे विल गेट डिस्टेबलाइज्ड। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कोई ग्रुप नहीं देखोगे आप, खाली यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका मतलब है सेकंड स्टेबल विल बी दिस वन C पार्ट, सो दैट इज़ DC। और अगर हम B और A की बात करेंगे, इसके बाद B आ रहा है, उसके बाद A आ रहा है, क्योंकि कार्बन जो है उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितना नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा क्रिएट करेगा, इसलिए लास्ट में A आया है। सो दैट इज़ वाई द सेकंड ऑप्शन इज द correct one. So let us go for the 9th question. सिम बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन माना जाता है ये, जो कि इस पोर्शन में केमिस्ट्री पोर्शन में आया है। सिंपली ये जो कंपाउंड, इसको हम विनाइल क्लोराइड कहते हैं, ये तो पहला आ गया। इस देखेंगे, इसको तो हम एराइल क्लोराइड, D को हम एराइल करें, ये तो चौथा आ गया। इसको तो हम एलाइल क्लोराइड कहते हैं, ये तो दूसरा आ गया। तो इसका मतलब है A फर्स्ट, B second, C fourth and D third, so this one is the answer. So simple question है again. Now let us go for the 10th question. तो ये जो है यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट हैज़ वन कैलर स्ट्रक्चर ऑफ A, आपको स्ट्रक्चर ऑफ A बताना है। तो इसका मतलब अगर आप देखोगे ना, ये रिएक्शन अगर आप देखोगे तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन दी गई है। अगर हम यहाँ पर ही रिएजेंट के हिसाब से ही देखेंगे तो ये एक इसको हम कहते हैं स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन, हाँ, रिडक्शन रिएक्शन। ये कहाँ पे यूज़ होती है? स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे हम नाइट्राइलस लेते हैं और नाइट्राइलस जो है वो अल्डिहाइड्स में कन्वर्ट होते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे जो A ऑप्शन है वो एक अल्डिहाइड है, ये सॉरी वो एक नाइट्राइल है। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, ये एक नाइट्राइल है, क्लियर। तो फिर जब हम स्टीफनस रिडक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, हमें यहाँ पे एक अल्डिहाइड बन जाता है हमें। तो जब हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो यहाँ पे एसिड बन जाएगा। तो एसिड में जब हम Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, इट इज़ HV-Zad रिएक्शन, इट इज़ हेल्वोलार-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें अल्फ़ा कार्बन पे क्लोरीन आता है। तो इसका मतलब है लेट अस सपोज इफ इट इज़ RCH2COOH, इट वुड बी RCHClCOH विल बी द प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे बना के दिखाऊंगा आपको। तो नाइट्राइल अगर आपको देखना है तो यहाँ पे ऑप्शन है और यहाँ पे, ये दो ऑप्शन तो कट हो गए। अब ये इन दो ऑप्शंस में एक है। अगर हम देखेंगे कंपाउंड में 3 कार्बन है तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 कार्बन है, तो ये इसका मतलब ये भी कट हो गया, ठीक है ना। तो 3 कार्बन कंपाउंड हमें कौन बनाएगा, तो फिर इसका मतलब है हमें 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो ये बनाएगा, हाँ, CN, ये वाला 1 2 एंड 3 कार्बन इसमें है। जैसे लेट अस अप्लाई दिस स्टीफनस रिडक्शन CN। जब हम स्टीफनस रिडक्शन इसको करेंगे SnCl2/HCl इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिसिस, जब हम इसको करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो हमें क्या बन जाएगा, वी विल गेट दिस। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन बाय KMnO4, वी विल गेट दिस। ओके, अगेन जब हम इसको क्या करेंगे, क्लोरीन डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, अगेन HV-Z रिएक्शन होगी तो क्या होगा, वी विल गेट दिस। यहाँ पे Cl आएगा, वही तो फार्मूला है C3 1 2 एंड 3 C3H5। ये तो आ गए एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन 4 और 1 हाइड्रोजन को 5 एंड O2 2 ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। दिस इज द कंपाउंड, this is just showing, so this means this is the option, the correct option. So this is the 10th question. Now let us go for the 11th question. When benzene 78 grams reacted with nitrating mixture to form product A, which further reacted with bromine in presence of this to form B, beyond further show reduction with this, and after that gives this, and C on reaction with this give product D. Find out the mass of the product D obtained in grams. सो आपको क्या करना है, आपको बेंजीन दिया गया है और उसके बाद सीरीज सिक्वेंशियल स्टेप्स दिए गए हैं और यू हैव रीच टू द प्रोडक्ट डी एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ द प्रोडक्ट डी। सिंपल, हम स्टार्ट से ही जाएंगे। जैसे कि हमारा बेंजीन है, आपको पता है 78 ग्राम्स इसका वज़न है, तो ये बेंजीन है 78 ग्राम्स इसका वज़न दिया गया है, 78 ग्राम्स, क्लियर। तो आप क्या करेंगे, इसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर, जब हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर इसमें डालेंगे ना, नाइट्रेटिंग मिक्सचर आपको पता है नाइट्रेशन होगी,
क्लियर। तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा। उसके बाद विच फर्दर रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ, तो इसका मतलब है ब्रोमीन आपको डालना है इन प्रेजेंस ऑफ आयरन। आपको पता है जब हम ब्रोमीन, तो ब्रोमिनेशन होगी तो कहाँ पे होगी, नाइट्रो ग्रुप से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो यहाँ पे ब्रोमीन जो है नाइट्रो, ये ब्रोमीन जो है वो मेटा आएगा टूवर्ड्स टू द नाइट्रो ग्रुप। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, अब बन गया, ये तो है आपका प्रोडक्ट बी। उसके बाद बी को आप फर्दर रिडक्शन कर रहे हो आयरन ओब्लिक HCl से, तो आप क्या डाल रहे हो, आप आयरन ओब्लिक HCl डाल रहे हो। तो रिडक्शन क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप जो है ये एमाइन ग्रुप में चेंज होगा। तो यहाँ पे NH2 आएगा और ये Br आ गया। उसके बाद आप क्या करें, एंड फर्दर डायएजोटाइजेशन, तो यहाँ पे आप नाइट्रस एसिड डाल रहे हो एंड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ओके, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लोगे तो यहाँ पे एमाइनो ग्रुप जो है डायएजोटाइज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप इसको कॉपर ब्रोमाइड ओब्लिक HBr, पर्टिकुलरली दिस इज सैंडमेयर्स रिएक्शन, तो ये यहाँ पे निकालेगा इस ग्रुप को, इसकी जगह Br लाएगा। तो ये आपका डी प्रोडक्ट है, Br एंड Br। क्लियर। तो अब इसको बताना है इसका मास क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट दिस मास। आपको पता है 78 बेंजीन का है, 2 निकालो क्योंकि 2 हाइड्रोजन निकल चुके हैं, तो इसका 76 ग्राम्स आएगा। ब्रोमीन का, एक ब्रोमीन का जो मास है वो है दैट इज़ 80। हाँ, तो 2 का क्या आएगा 160। तो कितना आएगा, ये आएगा 6 3 2, सो 236 ग्राम्स इसका आंसर आएगा। क्लियर। सो दिस इज द 11th क्वेश्चन। नाउ 12th क्वेश्चन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। आपको 4 अल्कीन्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, यानी सबसे ज़्यादा पहले स्टेबल कौन है और लीस्ट स्टेबल लास्ट में लिखना है। तो सबसे मैक्सिमम स्टेबल, जब भी हम बात करते हैं ना स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स की, हम हाइपर कंजुगेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन जो है वो दैट इज़ ए कंसेप्ट विच इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन्स। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा अल्कीन की स्टेबिलिटी होती है। तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स किस पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि अल्फ़ा हाइड्रोजनस कितने हैं। जितनी ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजनस उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, तो देखेंगे ये जो है ये कार्बन है, इसके साथ ठीक है ना, तो ये है फंक्शनल ग्रुप, इसके साथ जो ये कार्बन है ये है अल्फ़ा कार्बन, इसके पास जो है हाइड्रोजनस है ये अल्फ़ा हाइड्रोजनस है। तो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजनस है। तो 3 3 6 3 9 3 12, तो 12 + 1 this is the formula, n+1 gives the total number of hyperconjugated structures. So total number of hyperconjugated structures are 13 here. So अगर हम यहाँ पे देखेंगे 3 and 3, so 6 + 1, so 7 hyperconjugated structures are there. अगर हम यहाँ पे देखेंगे 3 और यहाँ से भी 3, क्योंकि यहाँ पर भी तो मिथाइल ग्रुप है, सो इट वुड बी 7 hyperconjugated structures। और अगर हम इसमें देखेंगे 3 3 3, इट इज़ 9 + 1 यानी 10 hyperconjugated structures। इसका मतलब है पहला इसमें जो आएगा वो आएगा A, सबसे ज़्यादा स्टेबल। उसके बाद आएगा D, A और D। इसका मतलब है ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, A और D, तो ये तो ठीक है A और D, लेकिन अब इस यहाँ पे है C और यहाँ पे है B। अब देखना है B में भी 7 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स है, C में भी 7 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। अब इसमें मोर स्टेबल कौन होगा, आपको पता है ये सिस आइसोमर है, ये ट्रांस आइसोमर है। ट्रांस आइसोमर जो है वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होता है, थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल होता है देन ए सिस आइसोमर। इसका मतलब है इसके बाद पहले तो आएगा A, फिर आएगा D, फिर आएगा C और फिर B। इसका मतलब है ADCB, दिस वुड बी द आंसर। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया हमारा। नाउ इसके बाद phenol reacts with sodium gives gas this, benzoic acid react with this, sodium hydrogen carbon gives gas Y, find out molecular mass of X + Y। सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है फिनोल जो है, क्लियर, फिनोल जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है सोडियम फिनॉक्साइड प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। ओके, तो इसी तरह बेंजोइक एसिड जो है जब इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम डालते हैं ये भी सोडियम बेंजोएट बनाता है। ओके,
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होता है। अब ये बताता है कि यहाँ पे जो गैस रिलीज़ होता है और यहाँ पे जो गैस रिलीज़ होता है, इनका सम टोटल मास कितना होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होता है। हाइड्रोजन गैस का मास जो है 2 ग्राम्स पर मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है 44 ग्राम्स पर मोल है। तो ओवरऑल क्या आएगा 46, ये आएगा 46 ग्राम्स। तो ये आंसर है आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चन पूछा गया है IF3 अगर आपके पास है तो IF3 जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सिंपल अगर आप देखोगे 7 इसमें जो है इट वुड बी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवैलेंट एटम्स 3 है डिवाइडेड बाई 2, इट वुड बी 10/2, इट वुड बी 5। सो इसका मतलब है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन क्योंकि 3 ही मोनोवैलेंट एटम्स है, 2 जो है अगर हम यहाँ पे इसकी शेप बनाएंगे तो दिस वुड बी फ्लोरीन, ओके, दिस वुड बी अनदर फ्लोरीन, दिस वुड बी अनदर फ्लोरीन, और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गए। क्लियर। सो इट वुड बी हैविंग ए टी शेप। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ए पार्ट तो ये आ गया। क्लियर। इसके बाद अगर हम देखेंगे IF7 में कितने 7 + 5 इट इज़ 12/2, इट वुड बी 6। सो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी होगी। लेकिन एक जो है देयर वुड बी देयर आर ओनली 5 मोनोवैलेंट एटम्स, सो इट वुड बी हैविंग ए स्क्वायर पिरामिडल शेप। तो कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है। इसके बाद IF7 सीधी ही बात है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, तो ये आ गया C। तो क्लोरेट आयन यहाँ पे है तो टेट्राहेड्रल होगा तो D। इसका मतलब है A का सेकंड पार्ट, ओके, A का सेकंड पार्ट है, B का क्या है, B का फोर्थ पार्ट है, C का जो है वो है फर्स्ट पार्ट, एंड D का जो है थर्ड पार्ट है। सो दिस इज द थर्ड वन इज द आंसर। ओके। नाउ लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 15, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग कार्बेनियन इज। तो यहाँ पे आपको कार्बेनियंस दिए गए हैं, जैसे कि आपको ये वाला दिया गया है CH2 नेगेटिव, ब्रोमीन यहाँ पे दिया गया है, और एक में दिया गया है CH2 नेगेटिव, और एक दिया गया है आपको CH2 नेगेटिव, पैरा पे है CHO ग्रुप, और यहाँ पे लास्ट वन जो दिया गया है उसमें क्या है CH2 नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे OCH3 ग्रुप है। तो अगर हम देखेंगे स्टेबिलिटी की बुनियाद, यहाँ पे जनरेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज कार्बन बेंजाइलिक कार्बन पे कम होगा, उतना ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब जितना यहाँ पे डिस्पर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो वो डिसाइड करेगा कि पैरा ग्रुप जो है वो क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो वो स्टेबिलिटी को एनहेंस करेगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो स्टेबिलिटी जो है क्या करेगा, स्टेबिलिटी को वो डिक्रीज़ करेगा स्टेबिलिटी को। अगर हम यहाँ पे देखेंगे CHO ग्रुप है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है फ्रॉम द बेंजीन रिंग विच इट्ससेल्फ withdraws electrons from this benzylic carbanion and makes it more stable। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये वाला जो है C पार्ट, इट वुड बी मैक्सिमली स्टेबलाइज्ड। बाकी अगर आप देखो यहाँ पे ये जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये डिस्टेबलाइज्ड होगा हाईली। यहाँ पे ब्रोमीन है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये भी, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कंपेयर टू दिस वन। ओके। तो उसके बाद जो है इसका मतलब है ये तो आ गया C पार्ट पहले, फिर आएगा यहाँ पे A पार्ट, फिर आएगा B पार्ट, और लास्ट में आएगा ये। सो इट विल बी CABD, हाँ, CABD। सो थर्ड वन इज द ऑप्शन। सो नाउ लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बताता है कि स्टेटमेंट फर्स्ट, पोटेशियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम बोरान इज़ द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ द मेटेलिक करेक्टर। तो मेटेलिक करेक्टर अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल मेटल सीरीज़ अगर हम देखेंगे तो उसके हिसाब से ये करेक्ट है। पोटेशियम जो है ज़्यादा मेटेलिक है कंप्यूटर, मेटेलिक मीन्स मोर, metallic means more active metal means which has a highest tendency to lose the electrons। so यहाँ पे पोटेशियम सबसे ज़्यादा एक्टिव मेटल है, followed by the magnesium, followed by aluminum and boron। so statement first is correct। atomic radius is always greater than the ionic radius। अगर always की बात करें तो नहीं है,
ठीक है ना, देन द आयनिक रेडियस, क्योंकि एनायंस का जो है तो लार्जर रेडियस होता है, कैटायंस का होता है स्मॉलर रेडियस, तो दिस वन इज इनकरेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो कहाँ पे है, सेकंड पार्ट, ये वाला आंसर है। तो नाउ 17th क्वेश्चन लास्ट में, रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ द गैस अगर हम देखेंगे वो बराबर होता है माइनस NRT नेचुरल लॉग ऑफ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो ये आ गया ए पार्ट। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे ए का सेकंड पार्ट आएगा आंसर, ए का सेकंड पार्ट, इसका मतलब है ये चारों ऑप्शंस कट हो गए, तो आपका यहाँ पे पहले एक से ही क्लियर हो गया कि आंसर तो है फोर्थ में। चलो हम आगे जाएंगे, फ्री एक्सपेंशन। जब हम फ्री एक्सपेंशन की बात करते हैं हम लिखते हैं माइनस पी डेल्टा वी, लेकिन क्योंकि फ्री एक्सपेंशन है यानी प्रेशर जो है वो ज़ीरो है, तो वर्क डन इज़ आल्सो ज़ीरो, तो ये आएगा बी पार्ट। तो एग्जैक्टली बी पार्ट इज़ फर्स्ट। इसके बाद इरिवर्सिबल एक्सपेंशन जन होगा तो वो सीधे ही आएगा W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वो तो आएगा सी, तो यहाँ पे डी का आएगा ये, एंड दिस वुड बी क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, थर्ड वन हमारा मिस हो गया, तो चलो इसको हम यहाँ पे करेंगे इस क्वेश्चन को। Due mass method for the estimation of nitrogen, 0.5 grams of an organic compound gave you the ml of nitrogen collected at 300 Kelvin and ये at pressure, the percentage of nitrogen in the organic compound. ओके, सो आपको ड्यूमास मेथड जो है ये एक मेथड है जिसके ज़रिए से हम क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। तो वो हम कैसे निकालते हैं कि हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखते हैं कि उसमें कितना नाइट्रोजन गैस रिलीज़ होगा, और उस नाइट्रोजन गैस के वॉल्यूम के ज़रिए से हम उसमें जो है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालते हैं। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, लेट अस स्टार्ट इट आउट। तो हमें पता है एज पर द आइडियल गैस इक्वेशन P इक्वल टू NRT, ओके। तो ये N जो है नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द नाइट्रोजन गैस लिबरेटेड, वो हम निकाल सकते हैं यहाँ से। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर मैं लिखूँगा पहले हम देखेंगे यहाँ पे प्रेशर जो है, प्रेशर कितना है, यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना है हमारा, यहाँ पे टोटल प्रेशर जो है वो है 715 mm, ओके। लेकिन यहाँ पे आपको एक्वस टेंशन भी दिया गया है, यानी प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर्स, प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर्स वो कितना है 15 mm, यानी नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है फिर 715 माइनस 15, सो वो आएगा 700 mm। लेकिन क्योंकि जब भी हमें इक्वेशन यूज़ करते हैं वो है टू टेक प्रेशर इन एटमॉस्फेयर्स, तो इसको एटमॉस्फेयर्स में लेने के लिए प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन विल बी 700 डिवाइडेड बाई 760 mm मरकरी होता है बराबर 1 एटमॉस्फेयर को, तो ये ज़ीरो कट, ये आएगा 70/76। ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड। वॉल्यूम अगर हम देखेंगे, वॉल्यूम कितना है 70 ml, ठीक है। तो अगर हम लीटर्स में इसको कन्वर्ट करेंगे इट वुड बी 70/1000, ओके। ये ज़ीरो विल गो, इट विल बी 7/100 लीटर्स, ओके। नाउ आर आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर आपको दिया है 300 केल्विन, तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस निकाल सकते हो, ठीक है। तो कितना आएगा वो आएगा PV/RT। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। P कितना है 700 है, ठीक है ना, P है 70 ऐसे हम लिखेंगे इसको, P कितना है हमारा, P हमारा है 70/76, ओके, इनटू वॉल्यूम कितना है 7/100, ओके। सो इट वुड बी डिवाइडेड बाय R इज़ 0.0821 इंटू 300, ओके। तो ये कितना आएगा, ये ज़ीरो विल गो, इज 7 इज 49 डिवाइडेड बाई 760, इट वुड बी डिवाइडेड बाई, ये 20 काटो, ये पॉइंट जो है यहाँ पे आएगा 8.21, ये आएगा 3 1 3 24, तो ये आएगा 24.63, ओके। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे N2 इज इक्वल टू 49/760 मल्टीप्लाइड बाय 1/24.63। तो अगर आप देखोगे दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 49 इज अप्रॉक्सीमेटली ट्वाइस ऑफ दैट। सो अगर हम इसको 1 से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे, ये आएगा 2 1s, 2 3 6, 2 8 16 0, सो इट वुड बी 1/380 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस हमें मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम इसका मास निकालेंगे, मास ऑफ वो मास कितना होगा, तो इतने तो मोल्स हो गए, तो मास कितना होगा डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय द मोलर मास, सो मोलर मास इज 28, तो कितना आएगा वो, ये 4 7 is 28, 4 9 is 36, 4 5 is 20, सो ये आएगा 7/95 ग्राम्स, ओके। नाउ
is the final term. Final term is you have to find the percentage of नाइट्रोजन. वो किसके बराबर होता है? वो होता है मास ऑफ नाइट्रोजन. मास ऑफ नाइट्रोजन जो हमने भी निकाला है. उसके बाद है मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100. यही तो हमें निकालना है. मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 7/95 डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया हुआ होगा 0.5 ग्राम्स. ओके, तो ये आ गया 0.5 ग्राम्स. वो कितना आएगा? 7/95 मल्टीप्लाइड बाय it would be multiplied by 100, multiplied by this 100 divided by 0.5. ओके, तो वो आएगा आपका ये पॉइंट कैंसिल हो गया, ये 0 आ गया यहाँ पे. 5 1s 5 2s 10 है, 5 4s 20, ये आ गया 5 1s 5 5 9s 45, ये 19 1s 19 2s पॉइंट, ये 20 बन गया. 19 1s 19 1s, ये आ गया 717 717 7 2s 14. So 14.77% will be the answer, and this completes our chemistry portion paper analysis. I hope you understood it very nicely. Thanks.